लेबनान की राजधानी बेरूत से उठी ये आवाजें किसी आम विरोध की नहीं हैं, बल्कि कूटनीतिक अपमान के खिलाफ जन आक्रोश की तस्वीर है। वजह है अमेरिका के विशेष दूत थॉमस बैरक की वो टिप्पणी जिसने मीडिया जगत से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थॉमस बैरक ने पत्रकारों के सवालों से नाराज होकर उन्हें एनिमलिस्टिक यानी जानवर जैसा कह डाला। यही नहीं, उन्होंने धमकी में दी है कि पत्रकार अगर सभ्य नहीं हुए तो वह ब्रीफिंग छोड़कर चले जाएंगे। बैरक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कृपया एक पल के लिए चुप रहिए और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही यह सब जानवरों जैसा अराजक होने लगेगा हम चले जाएंगे। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। सभ्य व्यवहार करें, दयालु व्यवहार करें, सहनशील व्यवहार करें, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसकी यही समस्या है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आपको लगता है कि यह हमारे लिए मजेदार है? बैरक की इस टिप्पणी पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई लेबनान के प्रेस सिंडिकेट से। उन्होंने इसे प्रेस की गरिमा पर हमला बताया और अमेरिका से आधिकारिक माफी की मांग की। देश भर के पत्रकार सड़कों पर उतर आए और सम्मान दो के नारे लगे। प्रेस सिंडिकेट प्रमुख ने कहा कि हम अपने पेशे और सम्मान को यूं नीचा दिखाए जाने को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। थॉमस बैरक को माफी मांगनी ही होगी। अमेरिकी दूतावास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई संगठनों ने थॉमस बैरक को अवांछित व्यक्ति घोषित करने की मांग की है। वहीं इस बढ़ते गुस्से और सुरक्षा चिंताओं के चलते थॉमस बैरक ने अपनी दक्षिणी लेबनान का जो प्रस्तावित दौरा था उसे विराट कर दिया है, जहां उन्हें पुनर्निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण भी करना था। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि बैरक का बयान संदर्भ से काटकर पेश किया गया है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक माफी नहीं दी गई है। इस मसले पर राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि यह घटना अमेरिका लेबनान संबंधों के लिए खतरे की घंटी है। संवेदनशील कूटनीतिक भूमिकाओं में शब्दों का चयन बहुत अहम होता है। फिलहाल लेबनान में गुस्से का माहौल है और थॉमस बैरक को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस विवाद को शांत करने के लिए माफी की पहल करेगा या फिर ये मामला और बिगड़ेगा, क्योंकि बैरक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो बैरक के बयान से भड़के हुए हैं। इजराइल और यमन के हूतियों के बीच चल रहे टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है और ये नया मोड़ काफी खतरनाक और एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा भी कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने यमन को प्लेग ऑफ द फर्स्टबोर्न यानी पहले जन्मे बच्चों की मृत्यु की बाइबिलीय चेतावनी देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इसके बाद सना पर हुए भीषण हवाई हमलों ने यमन के आम नागरिकों के लिए हालात और भी ज्यादा बदतर बना दिए हैं। दरअसल इजराइल ने हाल ही में यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। इन हमलों में अयाज में स्थित एक तेल डिपो, बिजली संयंत्र और एक अन्य नागरिक संरचनाएं पूरी तरह तबाह हो गई। स्थानीय मीडिया और हूती अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों के बाद शहर के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया और जगह जगह आग लग गई। हमलों के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यमन को प्लेग ऑफ द फर्स्टबोर्न का सामना करना पड़ेगा। ये बाइबिल की वो घटना है जिसमें मिस्र के हर पहले जन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कॉट्स का ये बयान न सिर्फ धार्मिक रूपकों से भरा हुआ था, बल्कि इसे यमन की जनता, खासतौर पर बच्चों को सीधा निशाना बनाने वाली चेतावनी के रूप में देख रही है। मानवाधिकार संगठनों, मध्य पूर्व विशेषज्ञों और कई देशों ने इस बयान की तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि किसी राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की धार्मिक प्रेरित धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है।
एक रक्षा मंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती है जो बच्चों तक को निशाना बनाती हो। यमन के हूतियों ने इजराइल के इस बयान को आत्मा को झकझोर देने वाला बताया और इसे सीधा जनसंहार की धमकी करार दिया। सना और अन्य इलाकों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें नागरिकों ने इस तरह के हमलों और धमकियों के खिलाफ आक्रोश भी जताया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों और कुछ देशों ने इजराइल कोर्ट्स के बयान को गंभीर चिंता का विषय बताया, लेकिन कई पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका ने अब तक इजराइल की इस रणनीति पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं की। विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के चलते इजराइल को बार बार छूट मिलती रही है। इजराइल द्वारा यमन में की गई कार्रवाई को एक तरफा जवाब मानना सही नहीं होगा। हूतियों ने भी हाल ही में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास मिसाइल हमले किए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में नागरिक आबादी को निशाना बनाना और फिर धार्मिक प्रतीकों के जरिए भय फैलाना युद्ध के मानवीय नियमों के खिलाफ है। इजराइल कोर्ट्स का यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक है जो धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक प्रतीकों का प्रयोग कर युद्ध को वैध ठहराने का प्रयास करती है। सवाल यह है कि क्या इस क्षेत्र में अब भी कूटनीति की कोई गुंजाइश बची है या फिर यह संघर्ष आने वाले दिनों में और खतरनाक मोड़ लेने वाला है। इस भीड़ को देखिए, लाखों की संख्या में जमा ये लोग लगातार डटे हुए हैं। इस्राएल की जनता गुस्से में है, आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वे बस कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो कुछ भी कर जाने को आमादा हो जाएं। जी हाँ, इस्राएल के तमाम शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्राएल की सड़कों पर रविवार को लाखों लोग उमड़ पड़े, जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक का हिस्सा बने। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने गजा में चल रहे युद्ध को तत्काल खत्म करने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए समझौता करने और नेतन्याहू सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब तक 22 महीने हो गए हैं।